हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जीके करंट अफेयर्स, जो कि 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक का होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जिसमें फर्स्ट आ जाता है खेलो इंडिया युवा खेल 2022 का भोपाल में समापन कर दिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो समापन है वो 11 फरवरी को कर दिया गया है। इसकी शुरुआत कब की थी? 31 जनवरी से। 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक भोपाल में खेलो इंडिया युवा खेल खेले गए। इन खेलों में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 5,812 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इन खेलों में लड़कियों की भागीदारी करीब 40% रही। पांचवें खेलो इंडिया युवा खेल 2023 में महाराष्ट्र ने 161 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। इस 161 पदक में 56 स्वर्ण पदक थे, 55 रजत पदक और 50 कांस्य पदक थे। हरियाणा 41 स्वर्ण पदक के साथ और कुल 128 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि मेजबान मध्य प्रदेश 39 स्वर्ण पदक के साथ और टोटल 96 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस खेल के समापन समारोह में मुख्य अतिथि थे। सेकंड आ जाता है जम्मू में लिथियम के भंडार पाए गए हैं, लिथियम के स्टोरेज मिले हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कहा जाता है, उसने जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं। ये रियासी जिले में पाए गए हैं। कहां पर? रियासी जिले में। भारत अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के देशों से लिथियम का आयात करता है। अकेले 2021 में कई कारणों से लिथियम की कीमत में 400% की बढ़ोतरी हुई है। उनमें से एक कोविड के दौरान जो है डिजिटल विकास और इलेक्ट्रिक बैटरी में वृद्धि हुई है। डिजिटल डेवलपमेंट जो है, जिसमें डिजिटल इक्विपमेंट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है, उसमें लिथियम का यूज किया जाता है। और खासकर जो इलेक्ट्रिक बैटरी है उनमें लिथियम का यूज किया जाता है। तो इन सब के यूज के कारण इसमें इसकी कीमतों में 400% की बढ़ोतरी हुई है। अधिकांश लिथियम भंडार दक्षिण अमेरिका में केंद्रित है। दक्षिण अमेरिका में कौन से देश है? जिसमें अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया, इन देशों में लिथियम के भंडार बहुत ज्यादा है। इसलिए इन तीन देशों को क्या बोला जाता है? लिथियम ट्रायंगल। हालांकि वे दुनिया में लिथियम के शीर्ष उत्पादक देश नहीं है। तो शीर्ष उत्पादक देश कौन है? वो है चाइना। चाइना दुनिया के लिथियम का 75% उत्पादन करता है। चीन उत्पादन के बजाय रिफाइनिंग का कारोबार करता है। रिचार्जेबल बैटरी बनाने के लिए लिथियम का अत्यधिक यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों में, स्मार्टफोन में, लैपटॉप में, डिजिटल कैमरा में, हर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में लिथियम का यूज किया जाता है। और बिजली के उत्पादन में भी लिथियम का महत्वपूर्ण रोल है। नेक्स्ट आ जाता है 6 नए राज्यपाल नियुक्त किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 नए राज्यपाल नियुक्त किए और 7 अन्य राज्यों में फेरबदल किया, यानी कि एक राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य का राज्यपाल बनाया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति ने 13 नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। 6 नए हैं और 7 जो है उनका फेरबदल करके उनको दूसरे राज्य का राज्यपाल बनाया। इनकी लिस्ट यहां पर देख लेते हैं। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया। लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का राज्यपाल बनाया। सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया। शिव प्रताप सिंह को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया। चंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया। आंध्र प्रदेश का जो राज्यपाल था विश्वभूषण, उसको छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल सुश्री अनुसुईया को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया। मणिपुर का राज्यपाल ला गणेश को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा को लद्दाख का एलजी बनाया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। याद रखिए, जो राज्य होते हैं उनमें राज्यपाल को क्या बोला जाता है? गवर्नर। लेकिन
जो यूनियन टेरिटरी होती है, जैसे कि चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा एंड नगर हवेली, दीव एंड दमन, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडोमान निकोबार, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, ये हमारी 9 यूनियन टेरिटरी है जिनके राज्यपाल को क्या बोला जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। उत्तर प्रदेश को इस समिति के जरिए, इस इन्वेस्टर्स समिति के जरिए जो है 33.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश मिला है, इन्वेस्टमेंट मिला है। पीएम मोदी ने लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। यह 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन था। इन्वेस्ट यूपी 2.0 के नाम से इस शिखर सम्मेलन के दौरान जो है इस निवेश को लॉन्च किया गया। साथ ही ग्लोबल ट्रेड शो का भी आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान जो है 18,605 से अधिक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य को 33.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश मिला। यह निवेश राज्य में 92.5 लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। निवेश मुख्य रूप से रियल एस्टेट में, नवीकरणीय ऊर्जा में, शिक्षा में, आवास में, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के निर्माण में, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा में किया जाएगा। इसके अलावा इस शिखर सम्मेलन के दौरान यह निर्णय लिया गया कि यूपी में एरोस्पेस, रक्षा और चिकित्सा क्षेत्रों में भी निवेश किया जाएगा। इन क्षेत्रों से संबंधित इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट, मशीन आदि बनाई जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है एरो इंडिया शो 2023 जो कि बेंगलोर में किया गया। इसमें लगभग 251 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। एरो इंडिया शो में क्या करते हैं, देश विदेश से अलग अलग तरह के जहाज इंडिया के अंदर आते हुए अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। यह लगभग 5 से 7 दिन चलता है और यह 2 साल में एक बार होता है कि बार, और हर बार ये कहां पर किया जाता है, एयरफोर्स स्टेशन यलहंका जो कि बेंगलोर में है। इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एरो इंडिया शो 2023 का उद्घाटन किया, जो रक्षा मंत्रालय के तहत संचालित रक्षा उत्पादन विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है। यह कर्नाटक के बेंगलोर में आयोजित किया जाता है। इस शो में 32 से ज्यादा रक्षा मंत्रियों ने भाग लिया, हिस्सा लिया। 32 से ज्यादा रक्षा मंत्री जो दूसरे देश से आए हुए थे। 75,000 करोड़ रुपए के 251 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इसकी थीम थी, क्या थी, रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज इस एयर शो की थीम थी जो इंपॉर्टेंट है। इस शो में 809 से अधिक भारतीय और विदेशी कंपनियों ने भाग लिया। कितने, 809 भारतीय और विदेशी कंपनियों ने भाग लिया जो जहाज से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग से जुड़ी हुई थी। यह 14वां संस्करण है। यह 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। डीआरडीओ के तापस BH ने शो में अपनी शुरुआत की। तापस एक मानव रहित हवाई विमान है जिसको UAV बोला जाता है, यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल। यह भारतीय सेना की इस्तार आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस्तार आवश्यकता क्या होती है, इस्तार होती है इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, टारगेट एक्विजिशन, रिकॉन्सेंस। यह 28,000 फीट तक की ऊंचाई तक काम कर सकता है। लॉकहीड मार्टिन अमेरिका की कंपनी है। इस कंपनी ने शो में अपनी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इंडियन एयरफोर्स को कंपनी की सबसे नवीन रक्षा क्षमताओं जैसे F-21 लड़ाकू विमान, MH-60R, C-130 परिवहन विमान यानी हरक्यूलस आदि के बारे में बताने के लिए इस कंपनी ने इस शो में हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना ने हाल ही में कंपनी से सी हॉक हेलीकॉप्टर का अधिग्रहण किया है। शो में अमेरिका के अलावा 80 से ज्यादा देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट आ जाता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो ये एक्सप्रेसवे है जो कि दिल्ली से मुंबई के बीच में बनाया जा रहा है। इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें हरियाणा का सोहना और राजस्थान के दौसा के बीच की यात्रा का समय घटकर 2.5 घंटे हो जाएगा। यह पहले 5 घंटे का था। सोहना और दौसा के बीच की दूरी 246 किलोमीटर है। यह खंड जो है दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे के लिए एक विकल्प, एक ऑप्शन है। यह गुरुग्राम, पलवल, नूह जिलों से होकर गुजरेगा। इस खंड में गुरुग्राम के 11 से ज्यादा गांव शामिल होंगे। नूह डिस्ट्रिक्ट के 47 गांव और पलवल में 7 गांव है। यह मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। इसके निर्माण के दौरान एक विश्व रिकॉर्ड हासिल किया गया था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1350 किलोमीटर लंबा है और निर्माणाधीन है, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो जिसकी शुरुआत कब की गई थी, 2019 में। भूमि अधिग्रहण सहित कुल परियोजना लागत जो है 13.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है। इससे दिल्ली और मुंबई के बीच की यात्रा का समय घटकर कितना रह जाएगा, 12 घंटे, जो लगभग अभी कितना लगता है, 24 घंटे लगता है। अब स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसकी शुरुआत कब की गई थी, 2015 में।
भारतीय सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन पर नवीनतम अपडेट में बताया गया है कि 22 शहर जो है मार्च 2023 तक अपने मिशन को पूरा कर लेंगे। इनमें आगरा, चेन्नई, पुणे, वाराणसी, अहमदाबाद है। इनके अलावा मदुरई, तंजावर, त्रिची, अमरावती, काकीनाडा, विजाग, सूरत, रांची, ईरोड और उदयपुर सिटी है। अब तक भारत सरकार ने मिशन के लिए 36,447 करोड़ रुपए की बांट चुकी है। इसमें से 32,095 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। आगे के चरण में यानी नेक्स्ट जो स्टेज होगी उसमें 48,000 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे, दिए जाएंगे। इस मिशन को पूरा करने के लिए लगभग हर शहर को हर साल जो है लगभग 100 करोड़ रुपए मिलते हैं। स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े कर्मचारियों के लिए जीपीएस ट्रैकिंग, सीसीटीवी निगरानी, कोविड संक्रमणों की जीआईएस मैपिंग, टेली काउंसलिंग और टेली मेडिसिन, एम्बुलेंस ट्रैकिंग आदि है। नेक्स्ट आ जाता है भारत में 27,000 सक्रिय स्टार्टअप है। इनके बारे में पढ़ते हैं। नेस्कॉम की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के अंदर 27,000 से अधिक स्टार्टअप आ चुके हैं, जिनमें से टेक स्टार्टअप की गिनती 1300 है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टेक स्टार्टअप होल्डर है। स्टार्टअप क्या होता है? जब किसी बिजनेस की नए इनोवेशन के साथ शुरुआत की जाती है, बिजनेस किया जाता है, उसको स्टार्टअप बोला जाता है। अमेरिका पहला सबसे बड़ा टेक स्टार्टअप धारक है, यानी सबसे ज्यादा टेक स्टार्टअप यानी टेक्नोलॉजी से जुड़े जो स्टार्टअप है सबसे ज्यादा अमेरिका में होते हैं। दूसरे नंबर पर चाइना का आता है। भारत में दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी संख्या में यूनिकॉर्न भी है। अकेले 2022 में भारत ने 23 यूनिकॉर्न जोड़े। हालांकि 2022-23 में भारत के स्टार्टअप से मिलने वाली कुल फंडिंग में 24% की कमी आई और 2019 में यानी कि महामारी से पहले स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट लगभग 13.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। नेक्स्ट आ जाता है रक्षा क्षेत्र के बारे में। रक्षा क्षेत्र में घरेलू खरीद पर 75% पूंजी खर्च की जाएगी। इसके बारे में पढ़ते हैं। बंधन समारोह एयर इंडिया एयर शो में आयोजित किया गया। इस समारोह के दौरान जो है डीआरडीओ के द्वारा समझौता ज्ञापन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही निजी रक्षा कंपनियों ने अपने उत्पाद लॉन्च किए और प्रमुख घोषणाएं की। इस समारोह के मुख्य अतिथि थे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि भारत को 2023-24 में अपनी रक्षा पूंजी का बजट डिक्लेयर किया जाता है। उसका 75% जो है घरेलू खरीद पर खर्च करना है, यानी रक्षा के क्षेत्र में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा, देश की कंपनियों के द्वारा जो प्रोडक्शन होगा उसको खरीदा जाएगा। जबकि 2022-23 में यह कितना था? 68%। इस साल के बजट में रक्षा क्षेत्र को लगभग 5.94 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। यह कुल बजट का कितने परसेंट है? 13.18%। तो दोस्तों ये थे 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी हम पढ़ लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूं मेरा चैनल है जीके एजुकार्ट। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसको जरूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं कंपटीशन एग्जाम से जुड़े जितने भी सब्जेक्ट हैं उनसे जुड़ी वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपकी तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। फर्स्ट आ जाता है 74वें गणतंत्र दिवस यानी कि 74th रिपब्लिक डे परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? किसने जीता? इसका राइट आंसर रहेगा उत्तराखंड राज्य ने। तो कर्तव्य पथ पर, जिसको पहले राजपथ बोला जाता था, उसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आ जाता है पहले विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंदाना को किस टीम ने खरीदा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। तो पहला WPL नीलामी जो है 2023 मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में चल रहा है, जिसमें भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंदाना को 3.40 करोड़ रुपए में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने यानी कि RCB ने खरीदा है। इसके बारे में और पढ़ते हैं। भारत टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को मुंबई इंडियंस ने 1.80 करोड़ में खरीदा है। महिला प्रीमियर लीग का यह पहला सीजन है जो कि 4 मार्च से लेकर 26 मार्च तक खेला जाएगा। और कहां पर खेला जाएगा? मुंबई में खेला जाएगा। इसमें कुल 22 मैच खेले जाएंगे। इस मैच का आयोजन ब्रेबोर्न स्टेडियम और DY स्टेडियम में किया जाएगा। फाइनल मैच कब खेला जाएगा? 26 मार्च को। नेक्स्ट आ जाता है सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जिसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशन में शामिल किया? तो इसका राइट आंसर रहेगा रियाना बर्नावी। तो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जिसका नाम है रियाना बर्नावी,
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा। यह मिशन 10 दिन का होगा। नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में जनवरी महीने के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा शुभम गिल को। तो भारतीय युवा बल्लेबाज शुभम गिल जो है वनडे और टी20 फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन के लिए जनवरी महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। गिल के साथ जो है तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे भी इस लिस्ट में शामिल थे। गिल ने दोनों खिलाड़ियों को पीछे पछाड़ते हुए यह अवार्ड जीता। वही इंग्लैंड की युवा सनसनी जिसका नाम है ग्रेस स्क्रीवेंस को उसके शानदार प्रदर्शन के लिए जनवरी 2023 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। नेक्स्ट आ जाता है स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो स्वस्थ मन स्वस्थ घर नवंबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 तक चलने वाला 1 वर्ष का अभियान है। यह आजादी के अमृत महोत्सव मनाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को। तो बांग्लादेश में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को 22वां राष्ट्रपति चुना गया है। 74 वर्षीय चुप्पू राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद की जगह लेंगे। बांग्लादेश के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले अब्दुल हामिद का कार्यकाल जो है 23 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है किस भारतीय अमेरिकी को यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा नील मोहन को। किसको? नील मोहन को। तो नील मोहन को गूगल अब अल्फाबेट के स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के लिए नया सीईओ के रूप में चुना गया है। उसने सुशांत वोजिकी का स्थान लिया है। इससे पहले मोहन यूट्यूब के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। नील मोहन वर्ष 2008 में गूगल से जुड़े थे। 2015 में यूट्यूब का चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है UIDAI के द्वारा नए AI चैटबॉट का नाम क्या रखा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आधार मित्र। तो आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI जिसको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है, आधार मित्र नामक एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है। AI संचालित चैटबॉट की मदद से कोई भी आधार नामांकन की स्थिति, आधार PVC कार्ड की स्थिति को ट्रैक करने और नामांकन केंद्रों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। आधार मित्र त्वरित और स्वचालित प्रतिक्रिया प्रदान करेगा। वर्तमान में यह सेवा हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा हरियाणा। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा के गोरखपुर शहर में तैयार किया जा रहा है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार GHAVP यानी कि गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत प्रोजेक्ट के तहत इसमें 700 मेगावाट क्षमताओं की 2 यूनिट है। पावर प्लांट में 2 यूनिट होगी जो 700 मेगावाट की बिजली पैदा करेगी। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए कुल 20,594 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 4,906 करोड़ रुपए अभी तक खर्च किए जा चुके हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने 10 न्यूक्लियर रिएक्टरों की स्थापना के लिए व्यापक स्वीकृति दी है। लास्ट आ जाता है दोस्तों, यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर चुना है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आयुष्मान खुराना। तो यूनिसेफ इंडिया ने आयुष्मान खुराना को अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया है। इससे पहले 38 वर्षीय आयुष्मान 2020 में यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट थे। यूनिसेफ जो है UN की एक एजेंसी है जो दुनिया भर में बाल अधिकारों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करती है। इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में की गई थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक के करंट अफेयर कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और जिसने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।